मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में पिरोई आन्या को गांवों की शांत ठंडी हुई हवा अक्सर बेचैन कर देती थी। पर आज नानी माँ के देहांत की खबर और पुरखों की हवेली की विरासत का सवाल उसे खींच लाया था शांतवन गांव। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में उसने सिर्फ धुंधली कहानियां सुनी थीं, जो उसके परिवार के इतिहास में एक अनकहा अध्याय थी। हवेली तक पहुंचने से पहले ही हवा में घुली नमी और मिट्टी की गंध ने उसे एक अजीब सी उदासी में लपेट लिया। गांव की पगडंडियां गाड़ियों के लिए नहीं बनी थीं। आन्या ने एक पुरानी जीप से उतरकर अपनी ट्रॉली का हैंडल थामे हवेली की ओर चलना शुरू किया। हवेली दूर से ही एक विशालकाय, गहरी सांस लेती हुई बुजुर्ग की तरह दिख रही थी, जिसकी दीवारों पर समय की अनगिनत कहानियां उकेरी गई थीं। दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला और उस पर चढ़ी हुई सदियों पुरानी काई, जैसे अतीत को किसी अदृश्य कवच में समेटे हुए हो। अंदर कदम रखते ही हवा में घुली धूल और चंदन की पुरानी खुशबू ने आन्या के फेफड़ों को भर दिया, जैसे कोई पुरानी यादों का दरवाजा खुला हो। एक बुजुर्ग आदमी जो दुबला पतला और झुका हुआ था, एक कोने से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, स्वागत की या किसी अनकहे दर्द की। आप आन्या बेटी है ना? मैं काका हूं, इस हवेली का रखवाला, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। अन्या ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नजरें हवेली के हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए संदेश की तलाश में हों। अगले कुछ दिन आन्या ने हवेली को साफ करने और उसकी मरम्मत के इंतजाम करने में बिताए। हर दीवार, हर दरवाजा, हर अलमारी जैसे कोई कहानी सुनाना चाहती थी। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से झांक रही थीं, आन्या को एक पुरानी संदूक मिली। उसमें पीली पड़ चुकी चिट्ठियां और तस्वीरें थीं। उन्हीं के बीच एक चमकीला पर मुरझाया हुआ गुलाब मिला। उसके नीचे एक छोटी सुनहरी चाबी दबी थी। काका ने बताया कि ये सब उसकी बड़ी बुआ राधा के थे। राधा बुआ बहुत अलग थीं, हवा की तरह आजाद, पानी की तरह निर्मल। काका की आवाज में एक हल्की सी टीस थी। वो 40 साल पहले यूं ही गायब हो गईं, जैसे हवा में घुल गईं। किसी को नहीं पता वो कहाँ गईं। आन्या को लगा जैसे उसने एक पुरानी तस्वीर को छुआ हो और उसमें जान आ गई हो। राधा, जिसका नाम उसने कभी सुना नहीं था, अब एक रहस्य बनकर उसके सामने खड़ी थी। उन चिट्ठियों में राधा की कहानी थी, एक प्रेम कहानी जो समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। एक ऐसे आदमी से प्रेम जो उसके परिवार के लिए कभी स्वीकार्य नहीं था। वीर एक साधारण शिल्पकार, जिसकी आंखों में सपने थे और हाथों में जादू। राधा और वीर की मुलाकातें चोरी छिपे होती थीं, पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, गांव से दूर। आन्या ने चाबी निकाली और हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर लगाई, जिसे पहले उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। दरवाजा खुलते ही एक नमी भरी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर एक छोटा धूल भरा कमरा था। कोने में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था और उसके पास एक पुरानी डायरी, राधा की डायरी। डायरी के पन्ने राधा के मन की गहराइयां खोल रहे थे। उसका डर, उसकी उम्मीदें और समाज की क्रूरता। एक पन्ने पर लिखा था, मैं वीर के साथ आजाद होना चाहती हूं। अगर ये समाज हमें नहीं अपनाएगा तो मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां हमें कोई नहीं पहचानता। आगे के पन्नों में निराशा गहरी होती गई। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। मेरा पिता, मेरी माँ, उन्होंने वीर को बहुत अपमानित किया। एक रात, डायरी में आखिरी एंट्री थी, आज रात मैं जा रही हूं। वीर मेरा इंतजार कर रहा है। शायद यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो मुझे भूली हुई यादों के कोने में ढूंढना। अन्या को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राधा का गायब होना महज एक इत्तेफाक नहीं था। उसने काका से दोबारा बात करने का फैसला किया। काका शुरू में तो टालमटोल करते रहे, पर आन्या की जिद और आंखों में राधा की कहानी पढ़ने की लालसा देखकर वो पिघल गए। बेटी, वो रात तूफान की रात थी। गांव में बिजली नहीं थी, हर तरफ अंधेरा था। राधा बुआ ने वीर के साथ भागने का प्लान बनाया था। मुझे पता था। मैंने ही उनकी मदद की थी। मैंने उन्हें पीछे वाले दरवाजे से बाहर तक छोड़ा था। काका की आंखों में आंसू थे। और फिर क्या हुआ? अन्या की सांसें अटक गईं। वो वीर के साथ भाग रही थीं, पर गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने शोर मचाया। काका ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा मालिक, तेरा परदादा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे भेजा। सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे तो वीर का शव मिला। राधा बुआ का कुछ पता नहीं चला। सबने कहा वो कहीं भाग गईं, पर ऐसा नहीं था बेटी। मैंने उन्हें देखा था। काका की आवाज फिर कौंपी। उसी रात, देर रात, मैंने कुछ लोगों को हवेली के पीछे बाग में एक गड्ढा खोदते देखा था। आन्या के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आप क्या कहना चाहते हैं काका? उसकी आवाज भीगी हुई थी। राधा बुआ भागी नहीं थी बेटी, उन्हें मार दिया गया था और उनके शव को उसी बाग में दफना दिया गया था, ताकि परिवार की इज्जत पर आंच न आए। आन्या को लगा जैसे उसके कानों में राधा की अंतिम चीख गूंज रही हो। हवेली की दीवारें उसे अब और भी विशाल और दमघोंटू लगने लगीं, जैसे वे सब इस गहरे राज को हजम कर चुकी हों। अगले दिन सुबह
आन्या ने काका के साथ मिलकर हवेली के पीछे वाले बाग की खोज शुरू की। काई और खरपतवारों से ढका एक कोना था जहां एक पुरानी टूटी हुई चौकी पड़ी थी। काका ने अपने लड़खड़ाते हाथों से उस जगह की ओर इशारा किया। यहीं यहीं कहीं था वो गड्ढा। कई घंटों की मेहनत के बाद जब सूरज सिर पर आ गया था, उन्हें मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला। संशक के अंदर एक पुरानी साड़ी में लिपटा हुआ राधा का कंकाल था। उसके हाथ में एक छोटी सी सूखी हुई पीपल की पत्ती थी, जैसे वीर की याद में पकड़ी हो। अन्या को एक पल के लिए लगा कि वह सांस नहीं ले पा रही है। यह महज हड्डियां नहीं थीं, यह एक पूरी जिंदगी थी जो अन्याय का शिकार हुई थी। उसने अपनी जेब से राधा की डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर एक नोट मिला जो उसने शायद आखिरी पलों में लिखा होगा। मैं तुमसे मिलूंगी वीर, चाहे इस जीवन में न सही तो अगले में, इस हवेली की हर सांस में। आन्या ने राधा की कहानी गांव वालों के सामने लाने का फैसला किया। परिवार की इज्जत के नाम पर इतने बड़े अन्याय को अब और नहीं छिपाया जा सकता था। पंचायत बुलाई गई। कुछ लोग नाराज थे, कुछ शर्मिंदा, पर सत्य की आवाज अब धूल में दबी नहीं रह सकती थी। राधा को न्याय मिला। 40 साल बाद हवेली अब केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी, वह राधा की स्मृति का एक जीवंत प्रतीक बन गई थी। आन्या ने हवेली को बेचने का विचार छोड़ दिया। उसने उसे राधा के नाम पर एक कला केंद्र में बदलने का फैसला किया, जहां वीर जैसे शिल्पकारों को सम्मान मिलता और राधा जैसी आत्माओं को आजादी। स्मृति का कोहरा छंट चुका था। हवेली की हर ईंट में अब राधा की धड़कन थी, उसके प्रेम की, उसकी आजादी की और उसके बलिदान की। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।